नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्यार हो ही गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उधर से उसकी सहेली बोलती है, यार आज शाम को पार्टी में आ जाना, तेरे बिना तो पार्टी अधूरी है। तभी उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि शिव की गाड़ी से एक दिन एक लड़की टकराती है, जिससे उस लड़की का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। शिव जल्दी से उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसकी हालत गंभीर बताते हैं। उसके बचने की संभावना ना के बराबर थी। ये सुनकर शिव घबरा जाता है और वो डॉक्टर को कहता है, कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप पुलिस को बुला लीजिए। शिव बहुत डर जाता है और वो अपनी माँ यानी सुनीता जी को फ़ोन करता है। शिव कहता है कि माँ, मेरी गाड़ी से किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाओ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। सुनीता जी, बेटा तुम डरो मत, मैं बस अभी आ रही हूँ, तुम बस पुलिस को फ़ोन करो और उन्हें सब बता दो और घबराना मत, ठीक है। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और हॉस्पिटल में पूछताछ करती है कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। नर्स कहती है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर लड़की बहुत सीरियस है। फिर वो शिव की तरफ इशारा कर कहती हैं कि वो उस लड़की को लेकर आया था। पुलिस शिव के पास जाती है और कहती है, क्या आपकी गाड़ी से ये सब हुआ था? तब शिव कहता है, हाँ। पुलिस कहती है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो शिव कहता है, नहीं। पुलिस, तो तुम क्या करते हो? शिव, सर मैं कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, बीटेक करता हूँ। आज सुबह मैं जब कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन बीच में ये लड़की आ गई और टकरा गई। पुलिस, जब तक हम लड़की का बयान नहीं ले लेते तुम कहीं मत जाना। और हाँ, अगर लड़की मर गई तो समझो तुम भी गए काम से, समझ गए? शिव कहता है, जी सर समझ गया, मैं यहीं पर हूँ। काफ़ी समय बीत जाने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो शिव पूछता है कि लड़की कैसी है। तब डॉक्टर कहता है, वो बच गई है, मगर वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई है। पुलिस, डॉक्टर, क्या क्या उसे कुछ भी याद नहीं है? डॉक्टर, उसे बस एक नाम याद है और वो बस उसी को जानती है और कुछ भी उसे नहीं पता है। पुलिस, डॉक्टर कौन है वो? डॉक्टर, उसका नाम है शिव। शिव ये सुनकर चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आता वो लड़की उसे कैसे जानती है। तभी वहाँ सुनीता जी आ जाती हैं और वो शिव से पूछती है, क्या हुआ शिव? उनको सब कुछ बता देता है। सुनीता, क्या तू उस लड़की को जानता है? देख कैसा है तो मुझे बता दे। पुलिस, शिव सच क्या है बता भी दे, नहीं तो हम और भी कई तरीके से निकलवा सकते हैं। शिव कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज़ सर विश्वास कीजिए। पुलिस, डॉक्टर क्या हम लड़की से मिल सकते हैं? डॉक्टर, हाँ, मगर ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, नहीं तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा और वो कोमा में जा सकती है। और हाँ, सिर्फ 2 लोग ही अंदर जाना। पुलिस, ठीक है डॉक्टर साहब। पुलिस शिव को अंदर लेकर जाती है। लड़की सो रही थी और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस, मैं ऑफिसर जय हूँ, आज आपका एक्सीडेंट हो गया था, क्या आप ठीक हैं? लड़की, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय शिव की तरफ उंगली करते हुए कहता है, क्या आप इसे जानती हैं? लड़की, हाँ ये तो शिव है। जय, इसी ने आज आपको अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी, क्या आपको शिकायत दर्ज करानी है? लड़की, नहीं, इसने जानबूझकर नहीं किया था, मैं ही आ गई थी गाड़ी के आगे। जय, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? लड़की, मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है? ऐसा सोचे लड़की चिल्लाने लगती है। जय, सब ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम करो, हम आपके दोस्त को बाहर लेकर जा रहे हैं। शिव, सर ये क्या हो रहा है, मैं तो इसे जानता भी नहीं और ये ऐसा क्यों बोल रही है? जय, लगता है इसने तुम्हें कहीं देखा है, इसीलिए ये तुम्हें जानती है। फिलहाल तुम इसे अपने घर ले जाओ, तब तक मैं पता करता हूँ ये है कौन। शिव, ठीक है सर, पर जल्दी पता करना। फिर जय लड़की को घर ले आता है। लड़की, शिव अपनी माँ के साथ लड़की को घर ले आता है और उसे कमरे में बेड पर लेटा देता है। लड़की को कुछ याद नहीं था, बस शिव को ही वो अपना मानती थी। वो शिव को कहती है, मुझे छोड़कर मत जाना। शिव कहता है, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगा। ये बोलकर शिव रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाता है। सुनीता, शिव पता नहीं इसके मम्मी पापा कहाँ होंगे और कितने परेशान भी हो रहे होंगे,
पर अभी तो उसका ख्याल रख। कुछ दिन बीत जाते हैं। लड़की की हालत अब ठीक हो रही थी। एक दिन सब लोग टेबल पर खाना खा रहे थे, तब सुनीता कहती है, क्यों ना हम तुम्हारा कोई नाम रखें। शिव लड़की की तरफ देखता है और उसके मुख से सोना निकलता है। सब मिलकर सोना ही नाम रख लेते हैं। सोना, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ, आप बहुत अच्छे हो। और शिव, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, धन्यवाद शिव। शिव, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें धन्यवाद की कोई जगह नहीं है। अच्छा माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये सुनकर सोना का मुंह उतर जाता है। वो शिव के बिना नहीं रह सकती थी। शिव चला जाता है। सोना बहुत परेशान हो रही थी और इसी वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था और वो बेहोश हो गई। सुनीता जब सोना को ऐसे देखती हैं तो कहती हैं, क्या हुआ, और जल्दी से शिव को फ़ोन करती हैं, मगर वो फ़ोन नहीं उठाता। सुनीता सोना को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ जय भी आ जाता है। डॉक्टर सोना को चेक करते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि वो ठीक है, बस ज़्यादा सोचने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जय, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर। डॉक्टर, देखिए जैसा कि आपको पता है, सोना अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल गई है। ऐसे में दिमाग पर जोर कोई और वहम ना पाल ले, बस यही देखना है। इसके होश में आने पर शिव अपनी माँ को फ़ोन करता है तो सुनीता उसे सब बता देती हैं। शिव कहता है, माँ मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ देर बाद शिव आ जाता है और वो देखता है कि सोना उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी। शिव रूम में जाता है और सबसे पूछता है, क्या हुआ। तभी सोना उसकी आवाज़ सुनकर भागकर गले से लिपट जाती है। सोना शिव के गालों पर किस करती है और कहती है, कहाँ चले गए थे अपनी पत्नी को छोड़कर, बोलो मैंने कितना मिस किया आपको। शिव ये सुनकर शिव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कुछ बोलता उससे पहले उसकी माँ से चुप कर देती हैं और कहती हैं, बेटा देखो शिव आ गया है, अब तो दवाई ले लो, तुमने दवाई भी नहीं खाई है। शिव, चलो पहले दवाई लो। सोना सोना को दवाई देता है और उसे सुला देता है। अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। सुनीता उसकी याददाश्त के कारण अब तुम्हें अपना पति समझती है, अगर कुछ भी अभी उसे बताया तो उसकी जान भी जा सकती है। शिव और सुनीता सोना को घर ले आते हैं और उसके कमरे में छोड़ने जाते हैं, मगर सोना कहती है, ये हम दोनों का कमरा नहीं है, और शिव का हाथ पकड़कर उसे शिव के कमरे में ले जाती है और कहती है, ये है हमारा कमरा। शिव कहता है, हाँ चलो अब तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। और सुनीता वहाँ शिव को बाहर आ जाते हैं। शिव, मैं नहीं रह सकता उसके साथ, वो मेरी पत्नी नहीं है माँ, और मैं कैसे करूँगा ये सब। शिव बहुत परेशान था कि वो क्या करे, कैसे सोना को समझाए कि वो उसका पति नहीं है। तभी सोना वहाँ आ जाती है और शिव का हाथ पकड़कर कहती है, चलो सोने चलते हैं, बहुत रात हो गई है। शिव कुछ बोल पाता उससे पहले ही सोना उसे कमरे में ले गई। शिव ने सोना से कहा, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ, मगर वो नहीं मानी। शिव सोना के पास हो जाता है। सोना शिव के करीब आने की कोशिश करती है, मगर शिव उसे रोकता है। सोना शिव को गाल पर किस करती है। शिव कहता है, देखो सोना, मैं थक गया हूँ और तुम्हें भी चोट लगी है, तो आज हम सो जाते हैं। सोना मान जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह सोना बहुत जल्दी उठ जाती है और नहाकर तैयार हो जाती है, मगर वो साड़ी के ब्लाउज का हुक बंद नहीं कर पाती है। सोना शिव के करीब आती है और कहती है, शिव उठो ना प्लीज़, मुझे कुछ काम है। जब शिव के चेहरे पर सोना के गीले बाल लगते हैं तो वो उठता है। सामने सोना को देखकर चौंक जाता है, तुम यहाँ कैसे, क्या बोल रहे हो, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, तो यहीं रहूँगी ना। चलो ये सब छोड़ो, पहले उठो और हुक बंद कर दो। शिव कहता है, कौन सा हुक। तो सोना अपनी पीठ शिव की तरफ कर देती है। शिव सोना को ऐसे देख अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोना को कहता है, जाओ माँ से बंद करवा लो। सोना कहती है, नहीं मुझे शर्म आती है। शिव कहता है, क्या शर्म, पर क्यों, और मुझसे नहीं आ रही है। सोना कहती है, तुमसे शर्म क्यों आएगी, पति हो तुम मेरे, अब ये सब छोड़ो, जल्दी से बंद करो हुक। शिव अपनी आंखें बंद करके हुक लगा देता है। सोना शिव को गले से लगा लेती है और उसके सर पर किस करते हुए कहती है, तुम तैयार हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। शिव सोना को सब कुछ बताना चाहता था, मगर उसकी जान को खतरा था। फिर शिव ने सोचा, वो जैसे मिलेगा उसे सोना के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। इतने में सोना आ जाती है और शिव को कहती है, लो चाय। शिव कहता है, टाइम नहीं है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। शिव अपनी मम्मी को कहता है, आज मेरी महत्वपूर्ण क्लास है तो मैं घर देर से आऊँगा, आप सोना को खाना खिला देना और मैं जैसे भी मिलकर आऊँगा। तभी वहाँ सोना आ जाती है तो सुनीता अंदर चली जाती हैं। सोना बहुत परेशान थी कि या शिव देर से आएंगे, आखिर कैसे रहूँगी मैं उनके बिना। शिव कहता है, दवाई टाइम पर लेना
और ज़्यादा सोचना मत। तभी शिव के फ़ोन पर रूही का फ़ोन आता है। रूही का नाम देखते ही सोना कहती है, कौन है ये, बोलो, इसीलिए तुम मुझसे दूर भागते हो और रोने लगती है। शिव कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरी क्लास में है और साथ में पढ़ाई करती है, बस और कुछ नहीं। मेरी पत्नी तो सिर्फ तुम हो। जाओ अब अंदर, मैं भी जाता हूँ। शिव जय के पास आ जाता है और सोना के बारे में कुछ पता चला ये पूछता है, मगर जय को अभी तक कुछ पता ही नहीं चला था। जय कहता है, अजीब बात है, किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई इसके लिए, पर तुम चिंता मत करो, हम पता लगा ही लेंगे। शिव कॉलेज आ जाता है। शिव को उदास देखकर सब दोस्त बहुत परेशान होते हैं। तभी वहाँ रूही आ जाती है और शिव को पूछती है, क्या हुआ शिव। शिव रूही के गले लग जाता है और रोने लगता है। शिव रूही से बहुत प्यार करता था और रूही भी शिव से बहुत प्यार करती थी। शिव बस बोलने वाला ही होता है, मगर रूही को खोने के डर से चुप हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रूही, बस यही बात थी, मुझे लगा कुछ और बात है, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसे बाहों में भरकर किस करती है। शिव रूही की गोद में सर रखकर सो जाता है और उसे वक्त का कोई होश ही नहीं रहता। सोना फ़ोन करती है शिव को, मगर वो फ़ोन नहीं उठाता, वो बस रूही में ही खोकर रह गया था। रात के 12 बज चुके थे, मगर शिव अभी तक घर नहीं आया था। सोना उसे बार बार फ़ोन कर रही थी, मगर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। अब सोना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सुनीता के कमरे में जाती और कहती है, मम्मी जी, शिव अभी तक घर नहीं आए, आपको पता है वो कब तक आएंगे। सुनीता कहती है, नहीं बेटा, पर वो बोल कर गया था कि आज उसकी कोई ज़रूरी काम है। हाँ मम्मी जी, मगर अब तो 12 बज रहे हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अच्छा बेटा, देर तो काफ़ी हो गई है, उसे फ़ोन करके तो देख कहाँ है वो। सोना कहती है, कई बार कर चुकी हूँ, पर वो उठा ही नहीं रहे मम्मी जी, आप फ़ोन कीजिए ना, क्या पता उठा ले। सुनीता समझ जाती कि शिव रूही के पास ही गया होगा। वो रूही को फ़ोन करती है, बेटा शिव है क्या वहाँ। रूही कहती है, हाँ आंटी। अच्छा बेटा, ज़रा उसे फ़ोन देना। रूही शिव को उठाती और कहती है, बात करो, आंटी का फ़ोन है। शिव कहता है, जी माँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। हाँ बेटा, बस तू जल्दी घर आ जा। जी माँ। सुनीता सोना को कहती हैं, शिव थोड़ी देर में आ रहा है, तुम चिंता मत करो और जाकर सो जाओ, वो आ जाएगा। ठीक है, जाओ। सोना का दिल फिर भी नहीं मानता, वो सोफे पर ही इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद शिव भी घर आ जाता है। जब शिव लाइट चालू करता है तो देखता है सोना सोफे पर सो रही थी। शिव सोना को ऐसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। शिव सोना को उठाता है और पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो, अंदर जाकर सो जाओ। सोना कहती है, इतनी देर कहाँ लग गई शिव, कितनी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ और ना ही आप फ़ोन उठाते हो। पता है, मेरी तो जान ही निकल गई ये सोच सोच कर कि आप कैसे हो। खैर, खाना खा लो, चलो मैं गर्म कर देती हूँ। शिव कहता है, मैं खा कर आया हूँ, तुमने खाना खाया, दवाई ली तुमने अपनी। सोना, नहीं तो। शिव कहता है, क्यों नहीं ली, जानती हो ना कितनी ज़रूरी है तुम्हारे लिए। सोना कहती है, जब पति भूखा हो तो मैं कैसे खा सकती हूँ, मगर आपको क्या, आपको तो डांटना आता है। ये बोलकर सोना रोते हुए कमरे में चली जाती है। शिव को बहुत बुरा लगता है। वो खाना लेकर रूम में जाता है और कहता है, माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, पर प्लीज़ खाना खा लो। सोना कोई जवाब नहीं देती है। तब शिव कहता है, मैं उठक बैठक लगाता हूँ, तब तो मान जाओगी ना। शिव को ऐसा करते देख सोना शिव का हाथ पकड़ कर कहती है, बस करो, मैं नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे, और शिव को गले से लगा लेती है। लो अब खाना खा लो। शिव कहता है, कुछ नहीं हुआ। सोना, चलो खाना खा लो। और दोनों मिलकर खाना खाते हैं और शिव को सुला देता है, मगर खुद वो बहुत परेशान था। सुबह जब शिव उठता है तो सोना चाय लेकर खड़ी थी। आज उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और पूरा श्रृंगार किया था। सोना बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिव तो बस उसे देखता ही रह गया। सोना फिर कहती है, लो चाय पी लो और तैयार हो जाओ, और वहाँ से ये बोलकर चली जाती है। शिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या है। वो तैयार होकर बाहर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। सुनीता कहती है, आज करवा चौथ है और सोना ने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। ये सुन शिव कहता है, ये नहीं हो सकता माँ, आपने इसे रोका क्यों नहीं। कैसे रोकती बेटा, वो खुद को तुम्हारी पत्नी समझती है और कोई भी शादीशुदा औरत से मैं ये अधिकार कैसे छीन सकती हूँ। तभी रूही का फ़ोन आता है और वो शिव को घर बुलाती है और कहती है, आज मेरा व्रत है तो टाइम पर आना। शिव को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका व्रत पहले खोले। शिव रूही से बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि रूही उसके बिना खाना नहीं खाएगी, इसीलिए शिव रूही के घर चला
चला जाता है। रूही शिव के साथ चांद का इंतजार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं और जब चांद निकलता है तो शिव रूही को पानी पिलाता है। दोनों साथ में बहुत खुश थे। शिव रूही को शादी के लिए पूछता है और रूही को अंगूठी पहनाता है। रूही भी शिव से बहुत प्यार करती थी, वो भी खुश थी। दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। उधर सोना शिव को फ़ोन पर फ़ोन करती है मगर उसका कोई पता ठिकाना नहीं चलता और सोना भी भूख के कारण चक्कर खाकर गिर रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर सुनीता कहती है, थोड़ा खाना खा लो बेटा, शिव की तस्वीर देखकर पानी पी ले बेटा। मगर सोना नहीं मानती और कहती है, जब मेरा पति मेरे पास है तो मैं तस्वीर देखकर क्यों पानी पी लूँ। सुनीता शिव और रूही को फ़ोन करती है मगर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। सोना पूरा दिन भूखी होने के कारण बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सुनीता सोना को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर सोना को अंदर लेकर जाते और इलाज शुरू कर देते हैं मगर सोना कुछ खा पी नहीं रही थी तो उसे दवाई देने में परेशानी हो रही थी। डॉक्टर सुनीता को बुलाकर कहते हैं कि समझाइए इन्हें कि ये खाना खाकर दवाई ले ले, नहीं तो इनकी तबीयत और दिमागी हालत और कमज़ोर हो जाएगी। सुनीता शिव को फ़ोन करती है। शिव और रूही सो रहे थे इसीलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था मगर अचानक शिव की नींद खुलती है और वो फ़ोन उठाता है। शिव सारी बातें सुनकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रूही सो रही थी तो उसके लिए एक लेटर लिखकर छोड़ कर गया था। शिव जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है और तुरंत सोना के पास जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। शिव सोना के सर पर हाथ रखता है और कहता है, पानी पी लो सोना, और उसे पानी पिलाता है। कुछ देर बाद सोना की हालत ठीक लगती है। डॉक्टर उसे घर ले जाने के लिए बोलते हैं। शिव कहता है, चलो घर चलते हैं, मगर सोना ना बोलती है। शिव कहता है, चलो, क्या बच्चों की तरह कर रही हो। तब सोना कहती है, कहाँ थे रात भर, मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आए तक नहीं। कहाँ थे बोलो। शिव कहता है, घर चलो, मैं सब समझाता हूँ। तब सोना कहती है, क्या कि पूरी रात तुम कहाँ थे। ये देखा शिव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बताओ मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई जो तुम मुझसे खुश नहीं हो, मुझसे गैरों की तरह बर्ताव करते हो। शिव कहता है, तुम बहुत अच्छी हो सोना, तुम में कोई कमी नहीं है, मगर अभी तुम्हारी हालत सही नहीं है और कल रात में अपने दोस्त के घर ही सो गया था और मुझे ध्यान नहीं रहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सोना कहती है, ठीक है। तब शिव कहता है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम माँ के साथ आ जाओ। शिव बाहर आता है तो जय को फ़ोन आता है कि सोना के बारे में कुछ पता चला है, तुम जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाओ। शिव अपनी माँ को सारी बात बता देता है और पुलिस स्टेशन आ जाता है। जय शिव को कहता है कि सोना बंगाल की रहने वाली है और यहाँ वो किसी से मिलने आई थी, हमें ये सब बस वाले से पता चला, मगर वो है कौन ये नहीं पता, हमें बंगाल जाना पड़ेगा। शिव कहता है, ठीक है। उधर सोना शिव की शर्ट पर बाल देख लेती है और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। वो बस शिव का इंतजार करती है कि उसकी ज़िंदगी में ये दूसरी लड़की कौन है, इसका जवाब वो शिव से ले सकेगी। सुनीता शिव को फ़ोन कर बताती है कि सोना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बस रोए जा रही है, तुम घर जल्दी आ जाओ बेटा। शिव घर आ जाता है और सोना का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। सोना गुस्से में दरवाज़ा खोलती है और शिव का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। शिव जब कमरे की हालत देखता है तो कहता है, ये क्या है, ये सब क्यों किया, सारा सामान क्यों तोड़ा। सोना कहती है, तुम्हें सामान की पड़ी है, मगर जो तुमने मेरे साथ जो किया वो नहीं दिखता तुम्हें। शिव कहता है, क्या किया है मैंने, खुलकर कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोना शिव की शर्ट लेकर आती है और कहती है, ये क्या है, इस पर लिपस्टिक के निशान और लड़की के बाल कहाँ से है, कौन है वो जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो, क्या लगती है वो तुम्हारी, क्या रिश्ता है तुम्हारा और उस लड़की का, तुम दोनों का क्या रिश्ता है, और हाँ सच बोलना, तुम्हें मम्मी जी की कसम। शिव कहता है, सच जानना है ना तुम्हें तो सुनो, उसका नाम रूही है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरी ज़िंदगी है। ये सब सुनकर सोना टूट जाती है और शिव को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तो तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, मुझसे शादी क्यों की, बोलो। ये बोलते बोलते शिव के पैरों में बैठ जाती है। शिव कहता है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, और सोना को उठाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम मुझे रोड पर मिली थी जब तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी और तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, मुझे अपना पति समझ रही थी
और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने इसे सच बना दिया, मगर सच तो ये है कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। ये सब सुनकर सोना वहाँ से रोती हुई बाहर भाग जाती है। शिव सोना के पीछे निकलता है, मगर वो तब तक घर छोड़कर चली जाती है। सुनीता शिव से पूछती है कि क्या हुआ, सोना क्यों चली गई। शिव अपनी माँ को सब बता देता है। सुनीता कहती है, बेटा उसकी हालत बहुत खराब थी, तू जा उसे घर ले आ, हम बाद में सोचते हैं कि आगे क्या करना है। शिव जय को फ़ोन करता है। जय और शिव दोनों सोना को पूरे शहर में ढूंढते, मगर वो कहीं नहीं मिलती है। शिव बहुत परेशान होता है, उसे सोना की चिंता हो रही थी। जय को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाता है, उसे जाना पड़ता है, मगर शिव सोना को ढूंढता रहता है। वो हर गली, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाता है, पर कुछ पता ही नहीं चलता। तभी रूही का फ़ोन आता है कि आ जाओ साथ में डिनर करते हैं, मगर शिव ना बोलता है। ये सुनकर रूही समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। शिव सब जगह ढूंढकर थक जाता है और एक मंदिर के बाहर बैठ जाता है। तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। शिव जब वहाँ जाकर देखता है तो कोई पानी में डूब रहा था। शिव उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। शिव जब पास जाता है और उसके चेहरे से बाल हटाता है तो वो चौंक जाता है, वो सोना ही थी। शिव जल्दी से पानी से बाहर निकालता है, मगर सोना की सांसें नहीं चल रही थी। शिव सोना के पेट को दबाकर पानी निकालता, पर अभी भी सांसें नहीं चल रही थी। शिव सोना को अपने मुंह से सांस देता है, जिससे सोना को सांस आती है। शिव कहता है, तुम ठीक हो। इसका वीडियो बनाकर कोई सोशल मीडिया पर डाल देता है और रूही ये सब देख लेती है और सब समझ जाती है। सोना शिव को कहती है, मुझे क्यों बचाया। शिव कहता है, मरना कोई हल नहीं है, और ऐसा भी क्या हो गया जो मरना है। सोना कहती है, ये तुम नहीं समझ पाओगे। क्या तुम ये जानते हो मेरा घर कहाँ है? क्या मुझे तुम वहाँ लेकर जा सकते हो? शिव सोना को कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है तुम्हारे बारे में, मगर जय को शायद कुछ पता है, हम उसके पास चलते हैं। दोनों जय के पास जाते हैं। जय दोनों को देखकर कहता है, आज एक साथ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? शिव कहता है, मैंने सोना को सब सच सच बता दिया है, पर अब ये अपने घर जाना चाहती है। क्या बता सकते हैं कि ये कैसे अपने घर जा सकती है? जय कहता है, हमें बस ये पता है कि सोना बंगाल से यहाँ आई थी किसी से मिलने, तो अब हमें बंगाल में ही पता चल सकता है कि ये कौन है और इसका घर कहाँ है। शिव अपनी माँ को सब बता देता है और जय और सोना के साथ बंगाल जाने के लिए निकल जाता है। उधर रूही शाम तक शिव का इंतजार करती है, मगर वो नहीं आता, तो वो शिव के घर जाती है, जहाँ शिव की माँ उसे सब बताती हैं और कहती हैं कि वो बंगाल गया है सोना को उसके घर छोड़ने, तो चिंता मत कर, शिव जल्दी आ जाएगा। रूही ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो शिव को किसी भी कीमत पर भी किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। रूही वहाँ से अपने घर आ जाती है और शिव से बात करने की कोशिश करती है, मगर शिव का फोन नहीं लगता है। रूही बिना एक पल बर्बाद के बंगाल के लिए निकल जाती है। शिव और सोना भी जय के साथ बंगाल के लिए निकल जाते हैं, मगर रास्ते में वो एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। सोना बस खिड़की से बाहर ही देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और शिव बस चुपचाप बैठा था। तभी जय कहता है, भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। इस बार बस के रुकने पर ठीक है। करीब 2 घंटे बाद बस एक होटल के बाहर रुकती है। जय दोनों को कहता है, चलो खाना खा लो। तीनों नीचे आ जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। जय खाना मंगवाता है, सब लोग खाना खाते हैं। सोना की आंखों में आंसू देखकर शिव उसको अपना रुमाल देता है और कहता है, देखो तुम ऐसे मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने परिवार से मिल पाओगी, और जिस रिश्ते में हम थे वो बस एक झूठा था। ये सुनकर सोना कहती है, झूठ तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं समझे, और रोते वहाँ से भाग जाती है। जय कहता है, मैं बस जाता हूँ, तुम उसको लेकर आ जाओ। शिव कहता है, ठीक है। शिव सोना को आवाज़ लगाता है, मगर वो नहीं मिलती है। उधर जय की आंख लग जाती है और बस निकल जाती है, और दोनों वहीं छूट जाते हैं। शिव सोना को हर जगह ढूंढता है। जब शिव एक पेड़ के पास पहुंचता है तो सोना उसके पास बैठी होती है। शिव गुस्से में कहता है, क्या कर रही हो तुम, बच्चे जैसी हरकतें क्यों कर रही हो, और तुम रो क्यों रही हो? देखो प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है। सोना कहती है, मैं जानती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हें ही अपना पति मानती हूँ, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। शिव कहता है, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, पहले चलो, बस जाने वाली है। दोनों जब बस के पास जाते तो पता चलता है बस तो कब की जा चुकी है। ये सुनकर शिव को बहुत गुस्सा आता है। वो सोना को कहता है, देखा क्या हुआ है, तुम्हारी वजह से। अब रुको, यहाँ मैं पूछ कर आता हूँ कि दूसरी बस कब तक आएगी। शिव जब पूछता है तो उसे पता चलता है कि बस कल सुबह जाएगी। शिव सोना को कहता है, बस कल सुबह है, हमें किसी से मदद लेनी होगी। शिव
शिव और सोना एक सुनसान रोड पर चले जा रहे थे। उस रोड पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और पास ही जंगल होने के कारण वहां से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सोना बहुत डरी हुई थी। वो चारों तरफ देखते हुए चल रही थी। जैसे ही चिल्लाने की आवाज तेज होती, सोना भागकर शिव का हाथ पकड़ लेती है। शिव कहता है, क्यों डर लग रहा है? डरो मत, क्योंकि ये सब हुआ भी तो तुम्हारी वजह से ही है। सोना कहती है, नहीं, मैं नहीं डर रही हूँ, वो तो तुम ना डरो, इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। शिव कहता है, अच्छा तो छोड़ दो, मुझे डर नहीं लग रहा है। क्या यार, डर मुझे लग रहा है, इतना भी नहीं समझ रहे हो? शिव कहता है, सब समझ आता है मुझे। अच्छा, आज रात लगता है हमें यहीं पर रहना होगा। चलो किसी पेड़ पर सोने की जगह बनाते हैं। शिव लकड़ियों से एक मकान बना देता है और सोना को कहता है, चलो ऊपर। दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सोना शिव को ही देख रही थी। वो बहुत थका हुआ था और एकटक बस अपने पर्स को ही देख रहा था। सोना शिव को कहती है, ऐसा क्या है इसमें जो पूरे डूबे हुए हो? शिव कहता है, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। और सोना को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें उसकी माँ और रूही थी। ये दोनों मेरी सब कुछ है। सोना कहती है, तुम रूही से बहुत प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं सकते हो ना? शिव कहता है, हम दोनों बचपन से दोस्त थे, साथ पढ़े, और जैसे जैसे उम्र बड़ी हुई हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और आज मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सोना कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपनों से दूर होना पड़ा और ये सब झेलना पड़ा। शिव कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी तो मेरी दोस्त हो, तो मैं इतना तो कर सकता हूँ। अब छोड़ो, भूख लगी है ना तुम्हें? हाँ लगी तो है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शिव कहता है, ऐसा किसने कहा कि कुछ नहीं है? और अपने बैग से चिप्स निकालता है। वाह, तुम तो बहुत ही होशियार हो, सब कुछ साथ लेकर चलते हो, क्या बात है? वो तो मैं हूँ। शिव अपने फ़ोन को चेक करता है और वो जय को बताना चाहता था कि वो लोग कहाँ हैं। शिव बहुत कोशिश करता है, आखिरकार नेटवर्क आता है। शिव जय को फ़ोन करके कहता है कि हम जंगल में फंस गए हैं। जय शिव को कहता है कि तुम लोग कैसे भी करके यहाँ पहुँचो, मैं तब तक सोना की तस्वीर से उसके घर का पता लगाता हूँ। शिव जय के बाद रूही को फ़ोन करता है। रूही गुस्से में फ़ोन उठाती और पूछती है, तुम कहाँ हो? किसी के साथ हो? कब तक आओगे? मैं बहुत जल्द आऊँगा, बस एक ज़रूरी काम है, ख़त्म होते ही आ जाऊँगा और मेरे साथ कोई नहीं है, तुम अपना ख्याल रखना। ओके। फ़ोन रखते रूही कहती है, मुझे पता है तुम कहाँ हो और किसके साथ हो, मगर मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शिव। शिव चुपचाप हो जाता है, मगर जब वो सोना को उदास देखता है तो कहता है, और बताओ तुम्हारा कोई दोस्त है? सोना कहती है, नहीं कोई नहीं है। अच्छा, तो अपने पति की सेवा नहीं करोगी? और सोना के करीब जाता है। सोना थोड़ा सहम जाती है और मजाक था यार, सो जाओ, कल सुबह चलना भी है। सोना को मगर नींद नहीं आती है, वो शिव को ही देखती रहती है। शिव के सो जाने के बाद उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहती है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे करती रहूँगी। सोना शिव के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी शिव की आँख खुल जाती हैं और वो कहता है, क्या कर रही हो? मुझे मारना चाहती हो? बोलो, यह किस करना चाहती थी? देखो, मुझे अकेला देखकर मेरा फ़ायदा मत उठाओ, समझी? सोना शिव के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, चुप करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं तो बस मच्छर था, तुम्हारी गाल पर उसे ही भगा रही थी। शिव कहता है, अच्छा, मुझे लगा, तुम खैर छोड़ो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। शिव और सोना दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो चलते चलते बहुत दूर तक आ जाते हैं। दोनों थक चुके थे। सोना कहती है, अब मैं और नहीं चल सकती हूँ, हम यहीं पर बैठ जाते हैं। शिव कहता है, नहीं, अभी कुछ समय बाद शाम ढलने लग जाएगी, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, चलो हिम्मत करो और उठो। सोना शिव का हाथ पकड़कर उठती है और दोनों फिर से चलने लगते हैं। सोना को चलते समय रोड पर पड़ी हुई कील दिखाई नहीं देती और उसके पैर में चुभ जाती है। सोना जोर से चिल्लाती है, शिव शिव। उसकी चीख सुनकर पीछे देखता है तो उसके पैर खून से लथपथ था। शिव जल्दी से सोना के पास जाता है और उसे कहता है, बैठो तुम, देखो अब जब मैं तुम्हारे पैर से निकालूंगा तुम्हें दर्द होगा, मगर तुम हिम्मत रखना। सोना अपना सर हाँ में हिलाती है, रेडी, मैं निकाल रहा हूँ, और एक झटके में कील निकालता है। सोना दर्द के मारे शिव
शिव को कसकर पकड़ लेती है। शिव कहता है हो गया और अपने रुमाल निकालकर सोना के पैर पर बांध देता है। सोना के आंसू पोंछता है और उसे पानी पिलाता है। शिव सोना से कहता है क्या तुम चल सकती हो? सोना कहती है हाँ। शिव कहता है ठीक है और सोना को खड़ा कर देता है। सोना चलने लगती है मगर दर्द की वजह से चल नहीं पाती है। शिव सोना को अपनी बाहों में उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। सोना शिव के चेहरे को ही देख रही थी। तभी शिव कहता है कितनी भारी हो, थोड़ा कम खाया करो, मेरी तो कमर ही टूट गई। ये सुनकर सोना हंसने लगती है। शिव सोना को खुश देखकर सुकून महसूस करता है। तभी पीछे से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं। गाड़ी पास आती है। शिव गाड़ी को हाथ देकर रुकवाता है। गाड़ी में 2 लोग थे, दोनों पति पत्नी थे। शिव उस आदमी को कहता है प्लीज़ हमें बंगाल तक छोड़ दीजिए। उस आदमी की पत्नी कहती है क्यों नहीं, तुम दोनों पति पत्नी यहाँ जंगल में भटक गए तो मुश्किल होगी, इसीलिए आ जाओ। दोनों अंदर आ जाते हैं। शिव सोना को सीट पर बैठा देता है और खुद भी आकर उसके पास बैठ जाता है और गाड़ी चलने लगती है। सोना के पैर में दर्द बहुत हो रहा था, वो दर्द से करहा रही थी। शिव सोना को ऐसे देख नहीं पा रहा था। वो उस आदमी को कहता है क्या आपके पास कोई दर्द की दवा होगी? वो आदमी कहता है हाँ और उसकी पत्नी दवाई देती है। सोना को कुछ समय बाद नींद आ जाती है और वो शिव के कंधे पर ही सो जाती है। शिव अपनी माँ रूही के बारे में ही सोच रहा था और उसे भी नींद आ जाती है। दोनों पति पत्नी कहते हैं लगता है बहुत थक गए हैं दोनों, पर एक बात है दोनों में प्यार बहुत है। उधर रूही बंगाल पहुंच जाती है और शिव को फ़ोन करती है मगर फ़ोन मिलता ही नहीं है। तो वो जय को फ़ोन करती है और पूछती है दोनों कहाँ है। तब जय उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर रूही घबरा जाती है और कहती है ज़्यादा देर में अपने शिव को अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं उसे खुद लेने जाती हूँ। रूही अब एक और पल शिव को सोना के साथ नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए रूही अपनी गाड़ी से ही शिव को लेने के लिए निकल पड़ती है। शिव इन सब बातों से अनजान था। वो बस किसी भी तरह सोना को उसके घर पहुँचाना चाहता था। अपने कंधे पर सो रही सोना की तरफ देखता है। उसकी मासूमियत किसी बच्चे से कम नहीं थी। शिव सोना के चेहरे से बाल हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है मगर एकदम से गाड़ी रुक जाती है। शिव कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तभी सोना की भी आंख खुल जाती है। वो आदमी कहता है कुछ नहीं है, गाड़ी बंद पड़ गई है, लगता है खराब हो गई है। तब उसकी पत्नी कहती है अब हम क्या करेंगे? उसका पति कहता है हमें बस से ही जाना होगा या किसी की मदद लेनी होगी। सब लोग इधर उधर देखते हैं मगर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। सोना गाड़ी से निकलकर चलने की कोशिश करती है पर गिर जाती है। शिव कहता है एक जगह बैठ क्यों नहीं जाती है? सोना कहती है मुझे चलना है, बहुत टाइम से बैठी हुई थी। शिव कहता है ठीक है। वो सोना की कमर में हाथ डालता है और उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखता है। एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है और सोना में ही खो जाता है। तभी अचानक एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और सब लोग उसे रुकवाने की कोशिश करते हैं। शिव गाड़ी को हाथ देता है तो गाड़ी रुक जाती है। शिव और सोना पास में जाते हैं और शिव कहता है हमें मदद की ज़रूरत है, मेरी पत्नी को चोट लगी है, प्लीज़ हमें बंगाल तक छोड़ दीजिए। तभी गाड़ी की खिड़की का कांच नीचे होता है और उसमें रूही को देखकर शिव चौंक जाता है और सोना की कमर से हाथ हटा लेता है। सोना को कुछ समझ नहीं आता। शिव बोलता है बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही कहती है ये सब छोड़ो, तुम्हारी शादी कब हुई ये बताओ, और ये लड़की कौन है? शिव कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई शादी नहीं हुई है, वो तो गाड़ी रुकवाने के लिए झूठ बोला था और ये लड़की सोना है, मैं तो बस इसे इसके घर छोड़कर आ रहा था बस। रूही कहती है अंदर आ जाओ। शिव सोना को पीछे की सीट पर बैठा देता है और उस आदमी को भी आने के लिए कहता है मगर वो कहता है गाड़ी ठीक करवा कर आएगा। शिव गाड़ी में बैठ जाता है आगे वाली सीट पर और कहता है बेबी तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? रूही कहती है माँ और जैसे, और बताओ तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? शिव कहता है मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, अगर मैं सच बोलता तो तुम मुझे छोड़ देती। रूही कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और अगर कोई बीच में आया तो उसको तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सोना ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है मगर वो कर भी क्या सकती थी। करीब 10 घंटों के बाद वो लोग बंगाल पहुंच जाते हैं। रूही जय को फ़ोन करती है। जय सबको होटल सिटी बुलाता है। रूही सबको लेकर होटल आ जाती है। जय कहता है देखो मैंने
मैंने सबके रूम बुक करवा दिए हैं, पहले हम सब आराम कर लेते हैं, बाद में आगे की बात करते हैं। वो सबको रूम की चाबी देता है। रूही कहती है, ये चाबी ले लो जय, मैं और शिव एक ही रूम में रहने वाले हैं। जय कहता है, ठीक है। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए रूम के बाहर आते हैं, मगर सोना नहीं आती है। रूही कहती है, चले। तभी शिव कहता है, हाँ बस सोना और आ जाए, उसके पैर में चोट लगी है, शायद उसे मदद की ज़रूरत हो। रूही कहती है, बहुत चिंता है तुम्हें उसकी, कहीं सच में तो खुद को उसका पति नहीं समझते हो। देखो ऐसा है तो ख्याल मन से निकाल दो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, समझे। क्या बोल रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने प्यार पर क्या तुम्हें विश्वास नहीं है। रूही कहती है, बहुत है। तो फिर मुझे देखने दो। रूही कहती है, मैं भी चलूंगी। दोनों सोना के रूम पर नॉक करते हैं, पर रूम का दरवाजा पहले से ही खुला था। दोनों अंदर चले जाते हैं। सोना बेड पर बैठी थी, वो दोनों को देखती है। क्या हुआ, मुझसे कोई काम था क्या। शिव कहता है, हम सब खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। हाँ भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, चलो। मगर उठते उसके पैर में दर्द होने लगता है, वो गिरने वाली होती है। तभी शिव उसे थाम लेता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। रूही मन में बोलती है, ठीक ही होगी तुम्हारी बाहों में आकर। हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में वहाँ जय आ जाता है और कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। शिव कहता है, हम आ ही रहे थे, बस सोना को लेने के लिए रुक गए। जय कहता है, मैं सोना को लेकर आता हूँ, और सोना को कंधे का सहारा देकर सबको कहता है, चलो चलते हैं। सब लोग खाना खाने लगते हैं। शिव कहता है, तो क्या पता चला जय आपको सोना के बारे में। जय कहता है, पता तो बहुत कुछ चला है। सोना 500 करोड़ की जायदाद की मालकिन है। इसके माँ बाप ने इसके नाम पर यह जायदाद की थी। जब ये 25 साल की हो जाएगी तब ये सारे जायदाद इसके नाम हो जाएगी, और सोना कुछ महीनों बाद 25 साल की होने वाली है। पर इसके साथ इसकी जान को भी खतरा है। शिव कहता है, खतरा, पर किससे। खतरा इसके अपने परिवार से। इसकी बुआ और इसके चाचा इसकी शादी किसी गुंडे से करवा कर सारी जायदाद जब उसके नाम हो जाएगी तो सोना को मारकर वो सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। और जिस दिन शादी थी उस दिन सोना भाग गई और तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई। शिव कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सोना को कुछ भी याद नहीं है। जय कहता है, फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है उन लोगों के खिलाफ, इसीलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए हमें वहाँ जाना होगा। हम सब कल सुबह वहाँ जाएंगे। सोना को उस होटल में उसके चाचा का आदमी देख लेता है और सबको सोना के चाचा को बता देता है। सोना के चाचा का नाम शंभू था। शंभू कहता है, सच में वही थी क्या। जी मालिक वही, उसके साथ उसके दोस्त भी थे। दोस्त, पर उसका तो कोई दोस्त नहीं है। तुम एक काम करो, उन सबको यहाँ लेकर आओ। शंभू के कुछ आदमी उन सबको लेने के लिए जाते हैं, पर सब लोग सो चुके थे और होटल भी बंद हो चुका था, इसीलिए वो सुबह का इंतजार करने लगे। शिव को नींद नहीं आ रही थी, वो सोना के बारे में सोच रहा था और सोना भी नहीं सोई थी। दोनों अपने रूम की खिड़की के पास आ जाते हैं। तभी शिव की नज़र उन लोगों पर पड़ती है और वह समझ जाता है। शिव जय को कहता है, वो लोग आ गए हैं। जय कहता है, तैयार हो जाओ एक एक्शन मूवी के लिए, चलो अभी सो जाते हैं। रूही कहती है, हाँ अभी जाओ। शिव और रूही भी सो जाते हैं, मगर सोना को नींद नहीं आती। वो शिव से दूर होने के ख्याल से ही परेशान थी। सुबह होने पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। जय सबको कहता है, हम सब यहाँ से जाने का नाटक करेंगे और वो हमें रोकेंगे, हमें बस उसी पल का इंतजार करना है। और हाँ, कोई भी अपने आप से कुछ नहीं करेगा। सोना तुम जो वो बोले बस करती जाना, और अपने मुंह से कुछ मत बोलना, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए हम सब फंस सकते हैं। शिव कहता है, ये सब तो ठीक है, मगर हम पकड़े गए तो हम क्या करेंगे और एक दूसरे को कैसे सब बताएंगे। जय कहता है, हम सब ब्लूटूथ का उपयोग करेंगे बात करने के लिए, और यह है एक हिडन कैमरा और चिप, जिससे हम एक दूसरे की लोकेशन पता रहेगी। आप सब समझ गए, तो हम चले। रूही कहती है, हमारा जाना जरूरी है क्या। जय, हम लोग घर जा सकते हैं क्या, ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते। जय कहता है, ठीक है तुम लोग जा सकते हो। तभी शिव कहता है, नहीं, हम भी तुम लोगों के साथ जाएंगे। मैं जब तक सोना को सही सलामत नहीं छोड़ देता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और रूही, तुम्हें हो क्या गया है, मदद करने के लिए तो तुम हमेशा तैयार रहती थी। रूही कहती है, ऐसा कुछ नहीं है शिव, मैं तो बस माँ परेशान होगी ये सोचकर बोल रही थी। जय कहता है, चलो छोड़ो, अब हम चलते हैं। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे गाड़ी में बैठते शंभू के लोग आ जाते हैं और साथ चलने के लिए कहते हैं। जय और शिव भी नाटक करते पूछते हैं, तुम कौन हो और हम तुम्हारे साथ क्यों जाएं। तुम लोगों को मालिक ने बुलाया है और हम कौन है ये तुम वहाँ जाकर समझ जाओगे। चलो अब।
सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब सोना गाड़ी में बैठते तो एक आदमी कहता है, मालकिन आप आगे आकर बैठ जाइए। मगर सोना नहीं मानती तो वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर बैठाने की कोशिश करता है। सोना को दर्द हो रहा था तो शिव को गुस्सा आता है और वो कहता है, हाथ छोड़ो उसका, नहीं तो। गुंडे कहते हैं, नहीं तो क्या, और शिव को धक्का देते हैं। शिव को भी गुस्सा आ जाता है और वो उनको मारने लगता है। तब एक आदमी कहता है, रुक जाओ मालिक, इंतजार कर रहे हैं, चलो। शिव खुद पर काबू पाता है और सब शंभू की हवेली पर चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही सब उसका स्वागत करने के लिए बहुत सारी लड़कियां माला लेकर खड़ी थी और बाकी लोग फूल बरसा रहे थे। बैंड वाले खड़े थे और हवेली के दरवाजे पर शंभू और उसकी बहन थी। शंभू दिखने में किसी हिंदी मूवी के खलनायक से कम नहीं था। उसके चेहरे पर कट का निशान था और शरीर भारी भरकम था। सर पर एक भी बाल नहीं था। उसको देखकर ही सोना डर जाती है। सब लोग नीचे उतरते हैं और उनको माला पहनाई जाती है, फूल बरसाए जाते हैं। वो लोग शंभू के पास आकर कहते हैं, नमस्ते ठाकुर साहब। शंभू कहता है, आप सबका स्वागत है, और सोना के सर पर हाथ रखकर कहता है, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, मैं कितना परेशान हो गया था। और सोना को गले से लगा लेता है। सोना की बुआ कहती है, तेरे बिना सब सुना था बेटा, आओ सब अंदर आओ। सब अंदर आ जाते हैं और शंभू सोना को कहता है, बेटा ये तुम्हारे दोस्त है। तो सोना कहती है, हाँ। सोना की बुआ कहती है, मौली थक गई होगी, जा बेटा तू आराम कर ले, और आप सब लोग भी आराम कर लो। सब कहते हैं ठीक है। सबको आज पहली बार सोना का असली नाम पता चला था। शिव कहता है, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। मौली कहती है, मुझे तुम सोना ही बुलाओ, क्योंकि वो नाम तुमने मेरा रखा है, ठीक है। रूही को बहुत जलन होती है मगर वो कुछ नहीं बोलती। शंभू अपने आदमी की ऐसी हालत देखकर पूछता है, ये सब करने की हिम्मत किसकी हुई जिसने शंभू के आदमी का खून बहा दिया। तब वो लोग कहते हैं, मालिक वो शिव है। ये सुनकर शंभू कहता है, बहुत जल्दी कुछ करना होगा। शिव, रूही और बाकी सब सोने का इंतजार कर रहा था। वो सोना को देखना चाहता था, उसे मिलकर उसकी तबीयत और वो कहीं डरी हुई तो नहीं है, ये सब जानना चाहता था। कुछ देर बाद रूही सो जाती है और बाकी सब भी। शिव चुपके से सोना के कमरे में जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। सोना अचानक हुई दस्तक से डर जाती है और सोचती है कौन होगा इस टाइम पर। फिर हिम्मत करके एक डंडा हाथ में लेकर दरवाज़ा खोलती है और डंडा शिव की पीठ पर मारती है। शिव दर्द से करहाता है। सोना कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा उन लोगों में से कोई है। शिव कहता है, नहीं, तुमने जानबूझकर बदला लिया है, तुम मुझे मारना चाहती थी। तभी उनकी आवाज़ सुनकर शंभू के आदमी सब ठीक है कि नहीं ये देखने आते हैं। सोना कहती है, वो लोग आ रहे हैं, चुप हो जाओ। मगर शिव नहीं मानता तो सोना से चुप कराने के लिए उसके होठों पर किस करती है। जब कुछ वक्त तक कोई आवाज़ नहीं आती तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोना भी पीछे हट जाती है और खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है। शिव कहता है, क्या हो गया है तुम्हें, अब तो मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ तुम्हारे साथ। जब सोना कोई जवाब नहीं देती तो शिव कहता है, तुम ठीक तो हो ना, पैर में ज़्यादा दर्द तो नहीं है। सोना कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मगर अपना ख्याल रखना और ऐसे ही नाटक करती रहना कि तुम्हें सब याद है, और कुछ भी मुसीबत तो मुझे बुला लेना। अब मैं चलता हूँ, तुम भी सो जाओ। जब शिव कमरे में जाता है तो रूही उसका इंतजार कर रही थी। रूही को देखकर शिव कहता है, तुम सोई नहीं अभी तक, तुम भी तो नहीं सोई, बोलो कहाँ गए थे। वो, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए बस टहलने चला गया था। अच्छा, तो फिर ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया, बोलो, और ये दांत कैसे लगे हैं, कोई जवाब नहीं है ना। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं जा रही हूँ। अब हम एक रूम में नहीं रह सकते हैं। और रूही अपना सामान लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। तभी रूही पर सोना की बुआ की नज़र पड़ती है और वो सब समझ जाती हैं। वो रूही के पास आती हैं और कहती हैं, मुझे सब पता है, तुम्हें कैसा लग रहा है। अगर तुम अपना प्यार पाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? कल सुबह मैं मौली की शादी की खबर सबको देने वाली हूँ, तुम बस मेरा साथ देना, तुम्हें शिव मिल जाएगा और मुझे पैसा। सुबह होते ही सब लोग खाना खाने के लिए आते हैं। शिव और सोना भी आ रहे होते हैं मगर रास्ते में टकरा जाते हैं और सोना शिव की बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूमते। तभी सोना की बुआ कहती है, लगी तो नहीं बेटा। शिव सोना को सीधा कर देता है। सोना कहती है, नहीं हम ठीक है। तब तक शंभू भी आ जाता है
और सोना की बुआ सोना की शादी की खबर सबको सुनाती हैं। ये सुनकर सोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर प्लान के हिसाब से चुप रहना था। रूही भी साथ देती है और कहती है, कौन है वो? तभी एक लड़का आता है जो बहुत ही भयानक दिख रहा था। आते ही वो सोना का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पर किस करता है। सोना अपना हाथ छुड़ाती है। शिव को बहुत गुस्सा आता है। तभी शंभू कहता है, ये गगन है, मौली का होने वाला पति, और इन दोनों की शादी 3 दिन बाद होगी। सोना की याददाश्त जाने की वजह से वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे जो भी पहले है वो कुछ भी याद नहीं था। वो नहीं जानती थी कि गगन एक बहुत ही बुरा इंसान है जो उसे सिर्फ पाना चाहता है। गगन बस एक मौके की तलाश में था कि वो सोना को पा सके, जिसके बाद वो उसे मार देगा। अब वो रोज रोज बस मौके की तलाश में था। शिव को गगन पर पहले से ही शक था, मगर इन सब के बीच में वो दिन भी आया जब दोनों की सगाई थी। शंभू आज बहुत खुश था। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। गगन और बाकी सब आ गए थे, अब सोना का ही इंतजार कर रहे थे। तभी आवाज़ आती है, देखो लड़की आ गई है। सब लोग ऊपर देखते हैं। शिव की नज़र भी ऊपर जाती है तो वो देखता ही रह जाता है। सोना लाल रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिव सोना की तरफ बढ़ता है, तभी गगन सोना को लेने जाता है। गगन सोना का हाथ कसकर पकड़ता है, जिससे सोना को दर्द होता है, मगर वो चेहरे पर मुस्कान रखती है और शिव की तरफ देखते हुए नीचे आ जाती है। सगाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। रूही कहती है, सब फीका फीका सा लग रहा है, कुछ नाच गाना हो जाए। रूही शिव के साथ डांस करने लगती है। वो शिव के साथ बहुत चिपक चिपक कर डांस कर रही थी ताकि सोना को जलन हो, वो दुखी हो। तभी जय सोना और गगन को भी डांस के लिए ले आता है। सोना गगन के साथ डांस कर रही थी और उसे गगन का छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी डांस करते करते सोना शिव की बाहों में आ जाती है। शिव डांस करते सोना से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। सोना रूही की तरफ देखती है और उन दोनों की जिंदगी से दूर रह सके इसीलिए ना बोल देती है। शिव सोना के चेहरे से बाल हटाता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? सोना कहती है, हाँ। गगन शिव के पास आता और कहता है, अरे आप तो मेरी होने वाली दुल्हन से बिल्कुल चिपक ही गए, भाई छोड़िए इन्हें। और सोना को लेकर आ जाता है। दोनों की सगाई हो जाती है। रात को जय और शिव मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम शंभू और उसकी बहन को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे ताकि ये एक दूसरे का सच हमें बता दे। शिव कहता है, ठीक है, कल सुबह हम शुरू करते हैं, और सोने चले जाते हैं। रात को गगन सोना के कमरे में आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। सोना चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर शिव वहाँ आ जाता है और गगन को मारने लगता है। गगन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तब तक वहाँ सब आ जाते हैं। सोना सबको सच बता देती है। शंभू सबको दिखाने के लिए गगन को थप्पड़ मारता है और सगाई तोड़ देता है। गगन को जाने के लिए कहता है। गगन कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सोना की बुआ कहती है, सो जा बेटे और भूल जाए इसे, एक बुरा सपना समझकर। अगली सुबह सोना बाजार जाती है, जहाँ से गगन उसका अपहरण कर लेता है। ये खबर शंभू और बाकी सबको भी पता चलती है। शिव और जय भी सोना को ढूंढने लगते हैं। शिव ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोना को ढूंढने लगता है। ये अपहरण शंभू ही करवाता है। गगन सोना से शादी करने की तैयारी करता है। शिव और बाकी सब सोना को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर शंभू के चेहरे पर कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही थी। वो बस नाटक कर रहा था, लोगों को दिखाने के लिए कि उसे सोना की बहुत फिक्र है। जय को उस पर शक हो जाता है। वो शिव को कहता है, होना उस सोना को इसी ने गायब किया है, ये गगन के बस की बात नहीं है, हमें इस पर नजर रखनी होगी। रूही दोनों की बात सुन लेती है और शंभू को सब बता देती है, मैं देख लूंगा उन दोनों को, तुम बस मेरा ऐसे ही साथ देती रहो। मगर शिव को तो कुछ नहीं होगा ना, तुम चिंता मत करो। शंभू संभल कर हर एक कदम रखता है। इतनी नज़र रखने के बावजूद भी सोना का कुछ पता नहीं चल रहा था। शिव जय से कहता है, ऐसे कुछ नहीं होगा, हमें बुआ जी से ही सच पता करना होगा और उन्हीं से हमें सबूत भी मिलेगा। जय और शिव दोनों बुआ जी के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, आपका भाई आपको धोखा दे रहा है। वो सोना की शादी गगन से करके उसे मारकर सारी दौलत अपने नाम करना चाहता है। तभी उसके चेहरे पर सोना के गायब होने का कोई दुख नहीं है। बुआ जी कहती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा किया है। आप जाओ और उनसे ये पूछो कि मौली का कुछ पता चला, और अगर नहीं चला तो हम पुलिस के पास जाएंगे, मुझे पता है वो जाने से मना कर देंगे। बुआ जी शंभू से कहती हैं, क्या हुआ, कुछ पता चला मौली का? नहीं चला हो तो हम पुलिस के पास चलते हैं,
वो हमारी मदद करेंगे मौली का पता लगाने में। नहीं, कहीं नहीं जाना, मैं हूं ना, मैं खुद पता लगा लूँगा, तुम जाओ अपना काम करो। बुआ जी को यकीन हो जाता है शिव की बात पर और वो उन दोनों को कहती हैं, भैया ने जो कुछ भी अब तक किया है मैं सब आपको बता दूंगी और बदले में तुम लोग ये सारी दौलत मुझे दे दोगे। बोलो मंजूर है? ठीक है, पर पहले मौली का पता लगाते हैं, वो मिल जाए उसके बाद सब आपका होगा। मुझे ये तो नहीं पता कि भैया ने मौली को कहाँ रखा है, मगर उनका एक बहुत खास आदमी है मोहन, उसे सब पता होगा। वो हर एक काम करता है भैया का जरूर इसमें भी उसी का हाथ होगा। इस समय वो पब में होगा, ठीक है, वो हमें मिलेगा। सोना का बुरा हाल हो रहा था। गगन सोना को तंग करने की हर वो कोशिश कर रहा था जिससे वो शादी के लिए मान जाए। वो सोना को कहता है, तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है। तुझे पाने के बाद मैं तुझे प्यार से मारूंगा और हाँ, तेरी सारी दौलत को भी संभाल कर रखूंगा। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, समझी? जा, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी, समझा? जा यहाँ से। अगर तू नहीं मानी तो मैं शिव को मार दूंगा। मुझे पता है तू उसे बहुत प्यार करती है, नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। ठीक है, गगन अपने आदमियों को कहता है, जाओ उस शिव को मार डालो, नहीं उसे कुछ मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या मौली उस गगन से शादी करेगी? क्या शिव को मार दिया जाएगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इसी तरह के नए कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।